हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर बिटिया। वे आर डिस्कसिंग डेली करंट अफेयर्स एंड एनालिसिस। तो शुरू करते हैं आज के डिस्कशन के साथ। देखते हैं कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। द फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। तो अभी जो 193 मेंबर का जो हमारा यूनाइटेड नेशन का पैनल है, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास कराया है जिसमें कहा गया है कि अब हम 15 मार्च को एज एन इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया एज अ सेलिब्रेट करेंगे। जैसे हम मार्च 8 को इंटरनेशनल डे फॉर वुमेंस, इंटरनेशनल वुमेंस डे करके सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ पर हम वुमेन की रिस्पेक्ट, वुमेंस के राइट्स के बारे में बात करते हैं। सिमिलरली 15 फरवरी, 15 मार्च को हम इस्लामोफोबिया के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कैसे हमें जो इस्लामोफोबिया है, जहाँ पर लोगों में अंदर डर है मुस्लिम को लेकर कि वो इस्लाम है, इस्लामिक जो फंडामेंटलिज्म जो फ़िलासफ़ी है जिसको गलत वे से पोर्ट्रे किया जाता है। क्योंकि अगर हम इस्लामिक की बेसिक फ़िलासफ़ी देखेंगे, उसकी सेम रिलीजियस फ़िलासफ़ी है जो बाकी सारे रिलीजन्स की होती है, बाकी सारे जो भी जितने भी वर्ग हैं हमारे वर्ल्ड में उनकी होती है। लेकिन इस्लामोफोबिया एक तरह से फ़ोबिया हो जाता है जहाँ पर हमें डर लगता है इस्लाम से, क्योंकि यहाँ पर फंडामेंटलिज्म ज़्यादा आता है। टेररिज्म भी इस्लामिक्स को गलत वे से पोर्ट्रे करते हैं और बाद में लोगों को भड़काते हैं और फिर दंगे कराते हैं। तो इस वजह से इस पर्टिकुलर डे को हमने मनाने की बात किया, ताकि लोगों को जागरूकता लेकर आए, अवेयरनेस लेकर आए और उनको बताए कि कोई डरने वाली बात नहीं है। इस्लाम भी एक रिलीजन ही है, तो हमें उसको उसी तरीके से लेना चाहिए। ये बेसिकली जो पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स थे यूनाइटेड नेशंस में, दैट इज़ मुनीर अकरम, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया था। एंड उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था ऑन द बिहाफ ऑफ OIC कंट्रीज़, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन कंट्रीज़। एंड इनका जो मेन एजेंडा था वो था कि हमें पीस चाहिए, क्योंकि इस्लाम से काफ़ी ज़्यादा फोबिया है, लोग डरते हैं, तो इसलिए वहाँ पर पीस के लिए बात की जा रही है। इस वजह से यहाँ पर ये पर्टिकुलर आइडिया को इंट्रोड्यूस किया गया। जो रेजोल्यूशन था यहाँ पर जो 57 मेंबर स्टेट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन की, और जो दूसरी 8 कंट्रीज़ हैं, चाहे वो चाइना हो, रशिया हो, उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया था। तो एक तरह से अच्छी बात, अगर हम कोई रेजोल्यूशन लेकर आ रहे हैं जैसे बेटरमेंट हो रहा है, कुछ चीज़ें सुधर रही हैं, तो वो रेजोल्यूशन सब सपोर्ट करते ही हैं। अब इंडिया का रिस्पॉन्स देखते हैं, इंडिया ने कैसे रिएक्ट किया था। जो इंडिया के परमानेंट एग्जीक्यूटिव है यूनाइटेड नेशन में, दैट इज़ TS तिरुमूर्ति, उन्होंने अपने कंसर्न्स दिखाए थे कि कैसे जो फोबिया है एक पर्टिकुलर रिलीजन के अगेंस्ट, वो हम कैसे उसको एलिवेट कर सकते हैं इंटरनेशनल डे में। उन्होंने कहा कि इंडिया ने जो भी एक्ट्स है, जो एंटी सेंटिमेंटिज्म होता है, क्रिश्चियनोफोबिया होता है, इस्लामोफोबिया होता है, ये सभी को मोटिवेट करते हैं, ये सभी को हम कंडेम करते हैं कि जो भी, क्योंकि ये जो इस्लामोफोबिया है, जितने भी रिलीजियस फोबिया है, ये सब गलत है। तो इसलिए हमें इस फोबियस को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, बट सिर्फ रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए अब्राहमिक रिलीजन्स ओनली। कि इंडिया ये कहता है कि सिर्फ आपने इस्लामोफोबिया को एज एन इंटरनेशनल डे बनाने की बात की है, ना कि दूसरे फोबियाज़, क्योंकि दूसरे रिलीजन्स में भी तो है, जैसे क्रिश्चियनोफोबिया है, एंटी सेंटिमिज्म है, तो इनको भी रिकॉग्नाइज करो। आप एक ही रिलीजन को रिकॉग्नाइज मत करो। तो यहाँ पर ये इंडिया का स्टैंड था, क्योंकि यहाँ पर हेट्रेड भी है अगेंस्ट नॉन अब्राहमिक रिलीजन की। जो दूसरे नॉन अब्राहमिक रिलीजन है, जो अब्राहमिक रिलीजन नहीं है, उनके अगेंस्ट भी हेट्रेड है। तो उनके भी जो फोबिया है, उनसे रिलेटेड जो दिक्कत है, उनको भी हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए, सिर्फ इस्लामोफोबिया को ही रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए। इसलिए उन्होंने काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी दिए कि कैसे जो बामियन बुद्धास थे अफ़गानिस्तान में, उनका डिस्ट्रक्शन किया गया तालिबान के थ्रू। एंड गुरुद्वारा में सिख पिलग्रिम्स का मसैकर हुआ था। फिर इंडिया में बाद में हिंदूज टेम्पल पर अटैक हुआ। तो एक तरह से सभी जो धर्म है, कहीं ना कहीं सभी में ही कोई ना कोई दहशत है लोगों के बीच में, एक दूसरे रिलीजन को लेकर एक दूसरों को नीचा दिखाने की भावना अभी भी है, जहाँ पर हमें एक रिलीजन को एज अ सुपीरियर पोर्ट्रे करते हैं। बट जबकि ये गलत है, क्योंकि सभी रिलीजन सेम है, सभी जो रिलीजन है एक ही बात करते हैं, दैट इज स्पिरिचुअलिटी की, कि हमें भगवान को अटेन करना है। तो उसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, डायरेक्शन एक ही है, बट उसके वेज डिफरेंट है। तो उन्होंने ये भी मेंशन किया कि जो दूसरे फॉर्म ऑफ रिलीजियस फोबिया है, जैसे एंटी हिंदू, एंटी बुद्धिस्ट, एंटी सिख फोबियाज, इनको भी एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है। और हमें एज एन इंटरनेशनल डे ऑफ इस्लामोफोबिया नहीं, इंटरनेशनल डे ऑफ रिलीजन फोबिया लेके आना चाहिए। ऑब्वियसली बात भी सही है कि एक रिलीजन के अगेंस्ट थोड़ी है फोबिया, दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट भी है, तो इसलिए हमें उनको भी रिकोगनाइज करना चाहिए। एंड इंडिया चाहता था कि जो UN है वो रिलीजियस मैटर से ऊपर रहे, क्योंकि कोशिश ये हो सकती है कि अगर अब इसमें इस्लामोफोबिया को हमने एज अ डिवीज़न की तरह लिया, तो यहाँ पर बहुत सारे डिवीज़न आ सकते हैं फ्यूचर में। और हमें बात करनी है पीस एंड हार्मनी की, जो हमें देखना यहाँ पर नहीं मिल रहा।
इंडियन के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने ये भी रिमाइंड किया था कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इंटरनेशनल डे कमेमोरेटिंग द विक्टिम्स ऑफ एक्ट्स ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजन और सेल्फ। तो ये भी ऑलरेडी है, इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस भी हमने ऑलरेडी एज एन जो हमने डे कमेमोरेट करने के लिए ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो इस पर सेपरेट इस्लामोफोबिया की हमें ज़रूरत नहीं थी, बट इसको बना दिया गया है, तो इस वजह से यहाँ पर इंडिया इसको कंडेम कर रहा था। नेक्स्ट इज अबाउट कर्नाटका डिजिटल वाटर डाटा बैंक। तो 14 मार्च को जो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं CS अश्वनाथ नारायण, उन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट एवर डिजिटल वाटर डाटा बैंक, जिसका नाम रखा है एक्वेरियम। एक्वेरियम, ये फिश वाला एक्वेरियम नहीं है, ये दूसरा एक्वेरियम है। देखते हैं कौन सा एक्वेरियम है जिसकी कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वाटर बैंक की, डिजिटल वाटर बैंक। एक तरह से नई टर्म है क्योंकि नया कंसेप्ट है, नए ज़माने का कंसेप्ट है, तो यहाँ पर डिजिटल वाटर डाटा बैंक की बात कर रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली एक तरह से लिस्ट होती है वाटर डाटा की, कैसे जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं वो वाटर कहाँ से सोर्स कर रहे हैं, रिलायबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वाटर के डिफरेंट एक्सपेक्ट्स को लेकर। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो वाटर सिक्योर वर्ल्ड का हमारा टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि उसी के थ्रू हम पॉलिसीज बनाएंगे, डिसीजंस भी अपने उसी के अकॉर्डिंग लेंगे। जो वाटर चैलेंजेस है, वाटर पोल्यूशन है, वाटर स्कैर्सिटी है, तो ये भी सुधर जाएंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सर्विस डिलीवरी को सुधारने की, वाटर रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने की एंड कोशिश करने की ये रेजिलियंस इसमें लेकर आए। तो काम कैसे करेगा ये एक तरह से एक्वेरियम इंडिया का फर्स्ट एवर डिजिटल वाटर डाटा बैंक रहेगा। ये एक तरह से किसका इनिशिएटिव है, ये एक्वाक्राफ्ट वेंचर्स का इनिशिएटिव है, जो कि एक तरह से कंपनी है जो सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स लेकर आती है, जो स्वच्छ पानी पीने पर और क्लीनलीनेस सैनिटेशन पर बात करती है। यहाँ पर क्या काम किया जाएगा, यहाँ पर 1 मिलियन यूथ को ट्रेन किया जाएगा सैनिटेशन में, हाइड्रोजियोलॉजिकल साइंसेज में एंड डाटा साइंसेज में। उनको यूनिक सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताया जाएगा, IT स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया जाएगा। एक तरह से सोशल फ्रेंचाइजिंग मॉडल भी यहाँ पर ऑफर किया जाएगा कंपनी के द्वारा। मेन एम यही होगा कि हमें वाटर एंटरप्रेन्योर्स लेकर आने हैं, दिस इज अ न्यू टर्म, वाटर एंटरप्रेन्योर्स लेकर आने हैं एंड इंडिया को वाटर पॉजिटिव बनाना है बाय 2030। अभी इंडिया पॉजिटिव, वाटर नेगेटिव चल रहा है क्योंकि वाटर स्केर्सिटी है, ड्राउट्स हैं, फ्लड्स है, तो कोई बैलेंस नहीं है। तो इसलिए हम वाटर पॉजिटिव बनाना है इंडिया को बाय 2030। इसलिए हमें वाटर सिक्योरिटी को प्रिवलेंट करना है, इसको ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि इंडिया को हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में बनाना है। क्योंकि अभी अगर हम बात करें आज की, तो इंडिया की जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है, तो इसलिए हमें यहाँ पर ज़रूरत है 360 डिग्री अप्रोच की, ताकि जो पानी है वाटर की मैनेजमेंट यहाँ पर हो सके। नेक्स्ट इज अबाउट क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेट डेब्ट। तो जो 14 मार्च है, जो मिनिस्ट्री है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की, दैट इज़ MSME, उन्होंने अनाउंस किया है एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेट डेब्ट्स बाय अनदर ईयर। तो अगले 1 साल के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। एक्सटेंशन की बात करते हैं तो इसको लॉन्च किया गया है जून 2020 में। जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है सबऑर्डिनेट डेब्ट को, अब ये वैलिड होगी नेक्स्ट ईयर तक, दैट इज़ 2022 तक इसको एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि ये लास्ट ईयर 2021 तक एक्सटेंड होना था। क्यों हमने एक्सटेंड किया है, क्योंकि अभी भी जो माइक्रो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं वो अभी स्ट्रेस्ड हैं, तो इसलिए जो लेटेस्ट एक्सटेंशन है वो अब हमने अगले साल तक कर दिया है 2023 तक। क्योंकि जो MSME मिनिस्ट्री है उन्होंने रिक्वेस्ट किया था डिफरेंट स्टेक होल्डर से स्कीम के कि आप इसको एक्सटेंड करो। जो स्ट्रेस्ड MSME है, जो भी लोन रीपे नहीं कर पाए, जिनको दिक्कत आ रही है अपने बिजनेस को सेटअप करने में, क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर देखने को मिला है, तो इसी वजह से इसको हम आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। इस स्कीम के बारे में देखते हैं। ये स्कीम प्रोवाइड करती है क्रेडिट फैसिलिटी, जो कि प्रमोटर्स होते हैं स्ट्रेस MSME को, जो एलिजिबल होते हैं रीस्ट्रक्चरिंग एज पर एज गाइडलाइंस ऑफ RBI। तो ये बेसिकली काम करते हैं RBI के गाइडलाइंस पर, उसको रीस्ट्रक्चर करते हैं, उसको MSME को हम बात करते हैं कि कैसे उसके स्ट्रेस लोन, जैसे RBI ने NPA की लॉन्च किया था कि जहाँ पर हम नॉन प्रॉफिट जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स था उनको हम बैड लोन में कन्वर्ट करते हैं, देन बैड बैंक क्रिएट किए गए, एसेट रिस्ट्रक्शंस कंपनीज़ को लाया गया। तो इस वजह से हमारी जो स्ट्रेस्ड बैंकिंग सेक्टर था उसको हम सुधारने की कोशिश में लगे हुए थे। तो सिमिलरली MSME के सेक्टर में भी इसकी बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर बात किया जा रहा है कि जो क्रेडिट फैसिलिटी है वो बैंक के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है एंड ये दिया जाता है स्पेशल मेंशन अकाउंट्स में एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अकाउंट्स में। एंड इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के मुताबिक MSME मिनिस्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रपोजल है ताकि हम मॉडिफाई करें स्कीम गाइडलाइंस को, क्योंकि जो स्कीम है उसने अभी ऐसी ट्रांजैक्शंस नहीं देखी अमंग एलिजिबल MSMEs।
अगर हम दिसंबर 31 की बात करें तो 2021 लास्ट ईयर यहाँ पर हमें सिर्फ 81.78 करोड़ का ही जो गारंटी है वो लाया गया है, जो कि 756 एलिजिबल बोरोर्स पर दिया गया। वेयर एज जो गवर्नमेंट्स टारगेट है वो गारंटी करते हैं लोन को टू द ट्यून ऑफ 20,000 करोड़। तो यहाँ पर ये डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। स्पेशल मेंशन अकाउंट के बारे में देखते हैं। ये जो स्पेशल मेंशन अकाउंट्स होते हैं, नाम से पता चल रहा है कुछ स्पेशली मेंशन करते हैं। ये वो अकाउंट्स होते हैं जो सिम्टम्स दिखाते हैं बैड एसेट क्वालिटी को। तो स्पेशली दिखा रहे हैं कि ये पर्टिकुलर एसेट स्ट्रेस्ड है, बैड एसेट क्वालिटी का है, एंड इसको टाइम पर 19 डेज़ के अंदर का ही देखना है। उसके बाद अगर 90 डेज़ के अंदर भी लोन क्लियर नहीं हुआ तो इसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डाल दिया जाएगा, एनपीए अकाउंट्स में डाल दिया जाएगा। जो स्पेशल मेंशन जीरो अकाउंट्स होंगे ये होंगे जिनका ओवरड्यू पीरियड 1 से 30 डेज तक रहेगा। SME1 अकाउंट्स एंड SME2 अकाउंट्स वो रहेंगे जिनका ओवरड्यू पीरियड्स 31 से 60 डेज तक रहेगा। SME2 अकाउंट्स वो रहेंगे जिनका पेमेंट ओवरड्यू 61 से 90 डेज के बीच में रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं अबाउट सबॉर्डिनेट डेब्ट। सबॉर्डिनेट डेट एक तरह से अनसिक्योर्ड लोन है, बॉन्ड है, जो कि पे किया जाता है आफ्टर अदर सीनियर लोन्स और सिक्योरिटीज आर रिपेड। जब हमने दूसरे सीनियर लोन्स सिक्योरिटीज़ उनको रिपे कर दिया, उसके बाद कुछ हमारी अमाउंट रह जाती है वो अनसिक्योर रहती है। अगर बोरोवर डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो उस केस को हम सबॉर्डिनेट डेब्ट बोलते हैं। सो एक तरह से हमने देखा कि ये जो क्रेडिट स्कीम है, गारंटी सबॉर्डिनेट डेट स्कीम है, इसको एक्सटेंड कर दिया गया। आपको ये ध्यान रखना है ये MSME मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड माइक्रो मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा ये स्कीम लाई गई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, और ध्यान रखना है कि कैसे हमारी जो कंट्री है, RBI ने कौन कौन से इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया है ताकि हमारी जो बैंकिंग सेक्टर है वो अच्छे से हो सके। एक तरह से उन्होंने ARCs को बनाया है, दैट इज़ एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनीज। ये क्या करती हैं, ये बैंक से जो भी उनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा स्पेशल मेंशन अकाउंट 0, 1 एंड 2, तो इनके अकॉर्डिंग जो भी स्ट्रेस्ड एसेट इन अकाउंट्स में आ गया तो एसेट रिस्ट्रक्चर कंपनीज इनसे ये बोरो कर लेती है, और फिर इनका काम होता है कि उसको बैड लोन से बैलेंस शीट से बैंक की निकाल देना और बैंक की बैलेंस शीट को पॉजिटिव दिखाना, ना कि लाइबिलिटीज़ को शो करना। तो ये काम एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनीज का रहता है। दूसरी स्कीम्स भी लेकर आए हैं गवर्नमेंट, जैसे उन्होंने बैड बैंक बनाया है, यहाँ पर भी सेम जो NPAs है उनकी डिटेलिंग की जाती है, टैली किया जाता है कि कौन सा पर्टिकुलर बैंक है वो लाया जाता है। ओके, सो दिस इज़ अबाउट टुडे सेशन। आई होप यू लाइक इट। अगर आपका कोई डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हो, एंड आप हमें officer@officer बिटिया पर लिखना मत भूलिएगा। कोई डाउट हो तो आप हमें मेंशन कर सकते हो, कोई सजेशन हो आप हमें वो भी दे सकते हो। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।